राष्ट्र नेशनल और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। प्रधानमंत्री मोदी का यूपी दौरा रहना है। 30 जुलाई को यूपी दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। यूपी के सिद्धार्थ नगर में मोदी का एक कार्यक्रम है। यूपी को देंगे 9 मेडिकल कॉलेजों की सौगात। इस दौरान देवरिया एटा कॉलेज को मेडिकल कॉलेजों की सौगात दी जाएगी। फतेहपुर, मिर्जापुर और प्रतापगढ़ को भी मेडिकल कॉलेज की सौगात दी जाएगी। एक एक करके अब यूपी पर पूरे तरीके से फोकस रहेगा। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने रुद्राक्ष सेंटर की भी सौगात यूपी को दी है। लेकिन अब 30 जुलाई का दिन यूपी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि 30 जुलाई के दिन प्रधानमंत्री मोदी यूपी का दौरा करेंगे। इस दौरान यूपी के सिद्धार्थ नगर में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रहेगा। यूपी को 9 मेडिकल कॉलेजों की सौगात दी जाएगी, जिसमें देवरिया एटा कॉलेज को मेडिकल कॉलेजों की सौगात मिलेगी। वहीं फतेहपुर, मिर्जापुर और प्रतापगढ़ को भी मेडिकल कॉलेज की सौगात प्रधानमंत्री मोदी 30 जुलाई को देते हुए दिखाई देंगे। और अब बात करते हैं उस सवाल की जो लगातार उठ रहा है कि आखिर क्यों मांगा जा रहा देश के गृह मंत्री का इस्तीफा। पेगासस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल प्रकरण में गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग क्यों की जा रही। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये मांग की है, लेकिन नहीं समझ आ रहा इस मांग का कोई तुक, क्योंकि जिस समय पेगासस ने 300 लोगों की जासूसी की या जासूसी हुई, उस वक्त अमित शाह देश के गृह मंत्री थे ही नहीं। 2019 में अमित शाह देश के गृह मंत्री बने हैं और जासूसी का ये जो मामला इस वक्त गरमाया हुआ है, वो मामला दरअसल 1 साल पहले का है, यानी कि 2018-19 का ये मामला बताया गया। ऐसे में किसी को समझ नहीं आ रहा विपक्ष की मांग आखिर क्यों, क्योंकि अगर बात 2018-19 की जाएगी तो उस वक्त गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे। और अब मांग ये उठाई जा रही है कि देश के गृह मंत्री का इस्तीफा हो, यानी कि अमित शाह का इस्तीफा, जबकि जिस पेगासस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल प्रकरण की बात हो रही है वो घटनाक्रम 2018-19 का है। और हर कोई जानता है कि अमित शाह देश के गृह मंत्री 2019 में बने। ऐसे में इस मांग का कोई तुक समझ नहीं आ रहा। 300 लोग जिनके बार बार ये कहा जा रहा है कि पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए उनकी जासूसी की गई है, जिस कालखंड के अंदर, जिस वक्त के अंदर ये जासूसी की बात की जा रही है वो 2018-19 है। और उस दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह नहीं बल्कि राजनाथ सिंह थे। 2019 में मोदी की दोबारा सरकार बनी, बीजेपी की दोबारा सरकार बनी, और 2019 में दोबारा सरकार बनने के बाद अमित शाह ने गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। ऐसे में विपक्ष को थोड़ा ये समझना चाहिए कि इस वक्त जो मांग की जा रही है वो किसके इस्तीफे की जा रही है और उसका इस पूरे में क्या किरदार नजर आता है। लेकिन अब हम आपको पेगासस सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। दरअसल पेगासस सॉफ्टवेयर बेहद महंगा है, इसमें करोड़ों रुपए का खर्च आता है। इजराइल की कंपनी एनएसओ ग्रुप ने इस सॉफ्टवेयर को बनाया है। एनएसओ के सर्विलांस टूल पेगासस की कीमत लाखों डॉलर में है। पेगासस सॉफ्टवेयर और स्पाईवेयर की इंस्टॉलेशन की फीस $5 लाख है। 10 आईफोन या एंड्रॉइड यूजर की जासूसी $6.5 लाख में होती है, यानी कि लगभग $6.5 लाख में जासूसी होती है। 50 एक्स्ट्रा टारगेट की $5 लाख लगते हैं। 20 के लिए $1.5 लाख, 100 अतिरिक्त टारगेट के लिए फीस $8 लाख तक पहुंच जाती है। कंपनी का दावा है कि संप्रभु सरकारों को ही पेगासस दिया जाता है और देश के अंदर यह कहा जा रहा है कि 300 लोगों की जासूसी इसके जरिए की गई। और अगर ये सच तो फिर मानकर चलिए करोड़ों रुपए जासूसी के पीछे खर्च हुआ है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं जिसको आसानी से खरीदा जा सके। ये सॉफ्टवेयर बेहद महंगा है, इसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। ये बाकायदा इजराइल की कंपनी है, कंपनी का नाम एनएसओ है, जिसने स्पाईवेयर को बनाया है। एनएसओ के सर्विलांस टूल पेगासस की कीमतें लाखों डॉलर में है। वहीं पेगासस स्पाईवेयर के इंस्टॉलेशन की जो फीस है वो ही $5 लाख के आसपास है।
अब जरा सोचिए, सिर्फ 10 आईफोन या एंड्रॉइड यूजर, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी अगर जासूसी होनी है तो $6.5 लाख ये कंपनी चार्ज करती है। अगर 50 एक्स्ट्रा टारगेट यानी कि 50 और लोगों की जासूसी करानी है तो फिर $5 लाख ये कंपनी टारगेट करती है। 20 के लिए $1.5 लाख और 100 अतिरिक्त टारगेट के लिए यह फीस $8 लाख के आसपास है। और इस दौरान कंपनी खुद यह दावा करती है कि हर सरकार के लिए इसको अफोर्ड करना लगभग इम्पॉसिबल है। संप्रभु सरकारों को ही पेगासस दिया जाता है। और अब बात करते हैं ममता बनर्जी का खेलो इंडिया। दरअसल चुनाव के दौरान खेला होबे तो आपने बहुत सुना, लेकिन अब बात खेलो इंडिया। शहीद दिवस पर की गई रैली में ममता ने दिया मैसेज। इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरने का मैसेज दिया गया। कहा गया कि जब तक बीजेपी साफ नहीं होगी तब तक पूरे देश में खेला होबे। 16 अगस्त को खेल दिवस से इसकी शुरुआत होगी। मैंने अपने फोन पर प्लास्टर चढ़ा दिया है, हमें केंद्र पर भी प्लास्टर चढ़ा देना चाहिए, वरना पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। बीजेपी ने संघीय ढांचे को गिरा दिया है। बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वर्चुअल रैली की। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात समेत कई राज्यों में वर्चुअल रैली की गई और ममता दीदी ने जोरदार हमला बीजेपी पर बोला है, क्योंकि बीजेपी अभी तक ये आपको सुनाई दे रही थी कहते हुए कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन अब तृणमूल कांग्रेस की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है, वो अब कह रही है कि बीजेपी मुक्त होना चाहिए देश। और इसके लिए बाकायदा उन्होंने रैली के माध्यम से एक मैसेज दिया और कहा कि इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरने की कोशिश की जाएगी। जब तक बीजेपी साफ नहीं होगी तब तक पूरे देश में खेला होबे। दरअसल खेला होबे ये पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान दिखाई दिया और जब 2 मई को चुनाव परिणाम आया तो 2 तरीके का खेला नजर आया। एक, बीजेपी चुनाव हार गई और दूसरा, ममता दीदी भी चुनाव हार गई। हालांकि वो मुख्यमंत्री है, लेकिन 16 अगस्त को खेल दिवस से ममता दीदी एक नई शुरुआत करने वाली है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने फोन पर प्लास्टर चढ़ा दिया है। दरअसल इसके जरिए वो ये कह रही हैं कि पेगासस के जरिए जो नेताओं के फोन टैप किए गए हैं उन्होंने अपने फोन पर प्लास्टर चढ़ा दिया है। हमें केंद्र पर भी प्लास्टर चढ़ा देना चाहिए, वरना पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। हालांकि प्लास्टर पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान भी खूब चर्चित रहा, जब ममता दीदी के पैर में प्लास्टर था और उसके बाद वो रैलियां कर रही थी। बंगाल की बेटी के तौर पर उन्होंने काफी ज्यादा इमोशन को कैरी भी किया, लेकिन वो कह रही है कि बीजेपी ने संघीय ढांचे को गिरा दिया है। बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वर्चुअल रैली की है। यूपी के अंदर, दिल्ली के अंदर और गुजरात समेत कई राज्यों के अंदर वर्चुअल रैली। और अब बात करते हैं पंजाब कांग्रेस की सियासत की, जिसमें यू टर्न नजर आया। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू के शक्ति प्रदर्शन में दिखा यू टर्न। शक्ति प्रदर्शन में सिद्धू के साथ दिखे पंजाब कांग्रेस के 62 विधायक। इनमें से कई विधायक पहले थे कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ। सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद समीकरण बदल गए या कहिए पाले बदल गए। अब राजनीतिक गलियारों में उठ रहा एक अहम सवाल, आखिर कौन है कैप्टन और सिद्धू में से पंजाब का असली हीरो? दरअसल असली हीरो के साथ शायद सवाल यह भी उठ रहा होगा कि अगर कांग्रेस जीती तो मुख्यमंत्री। फिलहाल कैप्टन अमरिंदर कैंप में इस पूरे घटनाक्रम से चिंता की लहर दिखाई दे रही है। इस बीच विधायकों के साथ स्वर्ण मंदिर भी नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे। सिद्धू ने स्वर्ण मंदिर में विधायकों के साथ अरदास लगाई। 23 जुलाई को पीसीसी चीफ पद का कार्यभार सिद्धू संभालेंगे, लेकिन उससे पहले ये शक्ति प्रदर्शन कई तरीके के इशारे पंजाब की सियासत में देते नजर आए। पहला इशारा तो ये कि क्या प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए? क्या भविष्य की सियासत को देखते हुए कुछ विधायकों ने अभी से पाला बदल लिया है और वो अब कैप्टन के पाले से निकलकर सिद्धू के पाले में आ चुके हैं? ये एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन जो पंजाब कांग्रेस के अंदर खुलकर दिखाई दे रहा है।
लेकिन सवाल एक और है। सवाल यह कि आखिर कैसे कांग्रेस की नैया पार लगाएंगे प्रशांत किशोर। राहुल गांधी ना तो ममता है और ना ही कांग्रेस टीएमसी। कैसे 100 साल पुरानी पार्टी को फिर से पीके खड़ा कर पाएंगे, प्रशांत किशोर खड़ा कर पाएंगे। कांग्रेस ने एक बार फिर से प्रशांत किशोर का सहारा लिया है। इससे पहले यूपी विधानसभा चुनाव में भी प्रशांत किशोर की मदद ली गई थी, लेकिन यूपी में बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए थे पीके। ऐसे में पीके के सामने 2024 लोकसभा चुनाव सबसे बड़ा टास्क है। उस दौरान सपा के साथ गठबंधन किया गया था। अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों एक साथ भी नजर आए थे। भाई भाई का नारा भी लगा था, लेकिन चुनाव हार गए थे। पीके एक बार फिर से कांग्रेस के अंदर रणनीतिकार की भूमिका में नजर आ सकते हैं, लेकिन उनका फोकस 2024 होगा। 2022 यूपी चुनाव हो गया नहीं होगा कहना मुश्किल, लेकिन हाँ 2024 लोकसभा चुनाव उनके लिए सबसे बड़ा टास्क नजर है। और अब बात करते हैं पेट्रोलियम से भरपूर कमाई की। जीएसटी में नहीं होगा शामिल। गत 3 साल में केंद्र ने उत्पाद शुल्क से जुटाए 7.78 लाख करोड़ रुपए, यानी कि जो टैक्स आपके ऊपर लगाया केंद्र की तरफ से, जिसे हम एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, उसके जरिए ही केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम से 7,78,000 लाख करोड़ रुपए कमा लिए। कोरोना प्रभावित गत 2020-21 में ही वसूले सर्वाधिक 3.45 लाख करोड़ रुपए। लोकसभा में केंद्र सरकार ने यह अहम जानकारी दी है। 19 सांसदों के सवाल पर पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने इसका जवाब दिया और कहा कि पेट्रोलियम को जीएसटी में शामिल करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्यवार पेट्रोल डीजल पर वैट की भी जानकारी दी गई। पेट्रोल पर राजस्थान में मणिपुर के बाद सर्वाधिक 36% वैट लगा है। बस 50 पैसे ही ज्यादा है मणिपुर के अंदर, यानी कि मणिपुर में 36.50% डीजल पर, राजस्थान में ओडिशा और तेलंगाना के बाद सर्वाधिक 26% वैट लगा हुआ है। प्रधानमंत्री किसान योजना से राजस्थान के किसानों को बम्पर फायदा हुआ है। प्रदेश के 73,08,638 किसानों को लाभ मिला है। इन किसानों को मिली 9,100 करोड़ रुपए की सम्मान निधि। सबसे ज्यादा जयपुर जिले के किसानों ने लाभ उठाया। अगर जयपुर जिले की बात करें तो जयपुर के 4 लाख से ज्यादा किसानों को 502 करोड़ 64 लाख रुपए मिले। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबने लाभ ही उठाया। जिन्होंने गलत तरीके से लाभ उठाया अब उनसे वसूली भी की जाएगी, क्योंकि राजस्थान में 2,13,937 अपात्र किसानों ने भी इसका लाभ उठा लिया। अब इन किसानों से 144 करोड़ 10 लाख रुपए वसूल हो रहे हैं, वसूली की जाए। पीएम किसान योजना के तहत छोटे किसानों को हर साल दरअसल 6,000 रुपए मिलते हैं। 3 किश्तों में मिलते हैं, हर 4 महीने के बाद मिलते हैं 2-2 हजार रुपए। डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खातों के अंदर यह सहायता राशि पहुंचाई जाती है। कल किसान नेताओं को धरना प्रदर्शन की अनुमति है। कल जंतर मंतर पर किसान नेता प्रदर्शन करेंगे। कल सुबह 10:30 बजे बसों से पहुंचेंगे किसान नेता। करीब 200 किसान नेता विरोध प्रदर्शन करेंगे। पुलिस की निगरानी में किसानों का यह प्रदर्शन होगा। दरअसल किसानों ने मांग की थी कि संसद के सामने वो प्रदर्शन करना चाहते हैं और उसकी इस मांग को माना नहीं गया। लेकिन हाँ, जंतर मंतर उनको धरना प्रदर्शन करने की मंजूरी दे दी गई। अब सुबह 10:30 बजे कल बसों के जरिए किसान जंतर मंतर पहुंचेंगे और जो तादाद करीब 200 के आसपास होगी वो वहां धरना प्रदर्शन विरोध कर सके। और ये सब कुछ पुलिस की निगरानी के अंदर किया जाएगा। दिल्ली के आसपास किसान आंदोलन के दौरान किसी किसान की मौत नहीं। 8 सांसदों के सवाल पर केंद्र सरकार ने लोकसभा में ये जवाब दिया। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि भारत सरकार के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। सरकार का मुआवजा देने का भी कोई विचार नहीं है। ठंड व कोविड को देखते हुए किसानों को, बुजुर्ग, बच्चों और महिलाओं को घर जाने की अपील की। किसानों से 11 दौर की बातचीत हुई। आंदोलन समाप्ति के अनेक प्रयास किए गए। कानून लाने से पहले 13 राज्यों और विभिन्न पक्षों से विचार विमर्श किया गया। सरकार अब भी किसानों से बातचीत को तैयार है।
और अब सामने आए कोरोना का एक नए तरीके का केस। असम की महिला डॉक्टर कोरोना के 2 वेरिएंट से एक साथ संक्रमित हो गई हैं और ये बेहद चौंकाने वाला है। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुकी थी महिला डॉक्टर, उसके बावजूद वो न सिर्फ संक्रमित हुई बल्कि कोरोना के 2 अलग अलग वेरिएंट से वो संक्रमित हो गई। मेडिकल रिसर्च सेंटर डिब्रूगढ़ के साइंटिस्ट डॉक्टर बीजे बोरका कोटी ने इसकी जानकारी दी और कहा कि डबल इन्फेक्शन किसी अन्य मोनो संक्रमण के समान है। ऐसा नहीं है कि दोहरे संक्रमण से बीमारी गंभीर हो जाएगी। हम केस पर 1 महीने से नजर बनाए हुए हैं, वो बिल्कुल ठीक है, चिंता जैसी कोई बात नहीं। अब जरा सोचिए, अगर ये कहा जाए कि कोरोना के दूसरी लहर में देश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई, क्या देश यकीन कर पाएगा? केंद्र सरकार ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में जानकारी दी है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने पूछा था ऑक्सीजन की कमी से मौतों का सवाल, यानी कि कितनी मौतें ऑक्सीजन की कमी से देश में हुई। चिकित्सा राज्य मंत्री भारती पवार ने इसका जवाब दिया और कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य का विषय है, किसी राज्य ने नहीं दी ऑक्सीजन की कमी से मौत की सूचना। केंद्र सरकार का यह जवाब अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।